जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसजी वाला परिवार के YouTube चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपीएसआई के लिए जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेशन आज 3 है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पिछले प्रैक्टिस सेशनों में जो आपने प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से आप उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में अधिकतर देखे गए और आगामी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो लोनार झील है ना वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यह खारे पानी के लिए प्रसिद्ध झील है। वहीं पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 2020 में इसके पानी को गुलाबी पानी के रूप में देखा गया। कैसे पानी के रूप में? गुलाबी पानी के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? इटली से हुई थी, ग्रीस से हुई थी, फ्रांस से हुई थी, जर्मनी से हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ग्रीस से इस खेलों की शुरुआत मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं आपको बता दूं इस जो खेलों की शुरुआत हुई थी वो 776 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 776 बीसी में हुई थी। वहीं आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो वो हुई थी 1896 से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 97वां संविधान संशोधन के बाद संशोधन के समय असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि अधिकतर परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं 6 माह के लिए, 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के लिए यह कानून लागू रह सकता है। वहीं पर बात कर लेते हैं 97वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2011 में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 2011 में। कब लागू हुआ? 2012 में। ठीक है, कब लागू हुआ? कभी कभी क्वेश्चन संशोधन कब हुआ और कब से लागू हुआ, ऐसे क्वेश्चनों को भी इंपॉर्टेंट देता है तुम्हारा आयोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से बात कर लेते हैं। इसके द्वारा भाग 9 के बी को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि भाग 9 बी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो दोस्तों अरविंद घोष को, फिरोज शाह मेहता को, दादाभाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अरविंद घोष को उदारवादी नेता नहीं माना जाता है, उग्रवादी नेता माना जाता है। इनको उग्रवादी का जनक भी कहा जाता है। किसका? उग्रवादी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं से बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अनुच्छेद 31 बी को किस प्रकार के कानून के अदालत को चुनौती से बचने के लिए पेश किया जाता है? भूमि सुधार को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन हमारा कराधान कानून को, पर्यावरणीय कानून को या भाषा संबंधी कानून को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भूमि सुधार को लेकर इस कानून को बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुषाण शासक कनिष्क ने किस धर्म के संरक्षक थे? ठीक है दोस्तों, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। कनिष्क जो था ना शासक, कुषाण शासक था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। यहीं से बात कर लेते हैं कि इसके समय जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना वो इसी के समय हुई थी। ठीक है, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, लगभग समय पूछ लेता है तो 120 से 144 बीसी के समथिंग इसकी जो समय अवधि मानी जाती है। चार इंपॉर्टेंट बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, आपको मैं बता दूं, 483 ईसा पूर्व में। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, पूछ लेता है प्रथम बौद्ध संगति के समय कौन शासक था या किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत व भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किस के द्वारा परिभाषित की जाती है? बाढ़ लगी सीमा, मरुस्थली सीमा, पहाड़ एवं सिंधिया सीमा, व्यापार चौकियां। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहाड़ एवं सिंधिया। यहीं से बात कर लेते हैं कि दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है ना वो है तुम्हारी 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन दोनों के मध्य भूटान से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? एक हमारा बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सीरीज आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गौड़ चित्रकला स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित पुरुषों को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? लखानी कहा जाता है, कूची कहा जाता है, कादी कहा जाता है या कमल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्या कहा जाता है? कूची कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में या वियना में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 मार्च को, 5 अप्रैल को, 10 मई को, 12 जून को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफी चाहता हूं। क्या है कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर वर्ष
मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, कृषि था, दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था हमारा कृषि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। कृषि मुख्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष विजय प्राप्त की? 256 ईसापुर, 280 ईसापुर, 261 ईसापुर या 260 ईसापुर? तो दोस्तों अशोक ने कलिंग पर जो विजय प्राप्त की थी वो 261 ईसापुर, 261 ईसापुर, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहां से बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबा, कांसा, दोनों या फिर सोने? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा तुम्हारे तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। और कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो दोस्तों इसमें सोयाबीन सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगर विश्व में बात कर लेता है कि विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, बोरिंग हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवाल और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो बंगाल के गवर्नर जनरल पर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी वो चलाई गई थी बोरिंग हेस्टिंग पर। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। कौन से पर? बोरिंग हेस्टिंग पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी। कहां पर चलाई गई थी? ब्रिटिश संसद में। यहीं पे एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि लॉर्ड कार्नवाल का जो मकबरा है ना वो उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? गाजीपुर में। गाजीपुर में पूछ लेता है कि लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? राज्य में बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरीय भौगोलिक स्थान है? मैं इन क्वेश्चनों में बात कर रहा हूं, जो ऑप्शन है ना उनमें बात कर रहा हूं। तो दिल्ली, काठमांडू, थिम्पू या ढाका? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि दीनदयाल पत्तनम को पहले किस नाम से जाना जाता था? परादीपीय पत्तनम, तूतीकोरम पत्तनम, कांडला पत्तनम और हमारा विशाखापत्तनम। तो दोस्तों पत्तनम का मतलब है यहाँ पे बंदरगाह। तो बंदरगाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कांडला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, सबसे गहरा बंदरगाह हमारा विशाखापट्टनम का है। किसका है? विशाखापट्टनम का। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। वहीं पे भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। और यहीं पे एक और मनाया जाता है तुम्हारा त्योहार पोंगल त्योहार मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस त्योहार को उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? मकर संक्रांति के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात कर लेते हैं कि पांडुचेरी के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। जो पांडुचेरी का जो उच्च न्यायालय वो किस क्षेत्र में आता है? तो केरल के में आता है, मद्रास के में आता है, कोलकाता के में आता है, कर्नाटक में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, मद्रास के क्षेत्र अधिकार में आता है। मतलब पांडुचेरी के लोग कहां पर जाते हैं? अगर उन्हें उच्च न्यायालय जाना है तो मद्रास के उच्च न्यायालय जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। ये 20 क्वेश्चनों की सीरीज है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। मैं यहां से एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप अधिक से अधिक हमारी क्लास को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 6, भाग 11? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है। यहीं पे बात कर लेते हैं सहकारी समिति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सहकारी समिति के बारे में। और दोस्तों भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बात करता है, और भाग 6 में राज्य के विधानमंडल के बारे में बात करता है। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी सीरीज कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।